वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम नेशनल इनकम के वैल्यू एडिड मेथड पर आ चुके हैं और इससे पहले आप ऑलरेडी दो मेथड को आप यहां पर हम कवर कर चुके हैं। मेथड फर्स्ट हमने इनकम मेथड समझा था और मेथड टू हमने वैल्यू एडिशन मेथड आज करने जा रहे हैं और हमने एक्सपेंडिचर मेथड मेथड नंबर 2 हमने समझा था। तो तीन मेथड है टोटल हमारे पास में, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड। तीनों मेथड में से जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो वैल्यू एडिड या वैल्यू एडिशन मेथड को माना जाता है। अब सवाल है कि ऐसा क्या है जिससे कि वैल्यू एडिशन मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। आइए एक एग्जांपल पे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि सबसे पहले स्टार्ट जो है हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर हमें नेचुरली चीजें हमें मिलती हैं। अब जरूरी वो नहीं है कि वो फसल ही हो, अगर जमीन के नीचे से हमें अगर लोहा मिल रहा है या फिर कोई और धातु मिल रही है तो वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। जो नेचुरली हमें फ्री में जो हमें नेचर कुदरत उपलब्ध करवाती है वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर होता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर पे चलते हैं और प्राइमरी सेक्टर पे मैं एक फार्मर की बात कर रहा हूं। एक फार्मर जो है वीट का प्रोडक्शन करता है, वीट को उगाता है वो, तो उससे कुदरत से ये चीजें फ्री में मिली है। हाँ, उसने मेहनत जरूर की है पर उसको फ्री में मिली है। तो यहां पर इंटरमीडिएट कॉस्ट उसका कितना है, 0 आया। अब सवाल ये है कि सर ये इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे स्टेशनरी की दुकान है, ये पेन मैं बाहर मार्केट से होलसेल की दुकान से मैं लेकर के आया, मैं रिटेलर हूं, होलसेलर से मैं लेकर के आया इसको 8 रुपए में, और ये पेन मैं यहां पर अपने दुकान पर ला करके एज अ रिटेलर 10 रुपए में बेच रहा हूं। तो जो शॉपकीपर हूं, जो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, 8 रुपए खर्चा मैंने खुद किया इसको लाने में, तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। मेरी बात समझे? और इसको मैं कस्टमर को बेच रहा हूं, और इसको मैं कस्टमर को बेच रहा हूं, और कस्टमर को जब मैं इसको बेच रहा हूं तो जो 10 रुपए कस्टमर मुझे पे कर रहा है, ये 10 रुपए वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। इस बात को आप समझिएगा। तो 8 रुपए यहां पर एज अ शॉपकीपर इंटरमीडिएट कॉस्ट है और वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे लिए क्या, 10 रुपए है। तो यहां पर अगर मैं किसान हूं, चीजों का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो 0 मेरे लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट आया। और वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, एक मिलर को, मिलर कौन, चक्की वाला, जिसका काम है क्या, गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना, वो एक मिलर को बेच देता है कितने रुपए में, एक मिलर को ये मान लीजिए 300 रुपए में बेच देता है, मिलर को ये 300 रुपए में बेच देता है। क्लियर है? तो ये क्या है, ये इस किसान के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। इस फार्मर के लिए, इस फार्मर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, 300 रुपए हो गया। तो इस किसान की इनकम कितनी हुई, वैल्यू एडिशन कितनी की इस किसान ने, तो फार्मर की जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन, फार्मर की वैल्यू एडिशन, तो कितने की चीज उसने बेची है, 300 रुपए की, और पीछे खुद कितना खर्चा करा, 0 रुपए। तो वैल्यू ऑफ एडिशन 300 रुपए हो गई है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो इस किसान की इनकम है वो 300 रुपए है। तो चलिए, एक फार्मर ने, एक जो फार्मर है, फार्मर यहां पर कितने यहां पर अर्न कर रहा है, फार्मर की यहां पर इनकम क्या है, फार्मर की यहां पर इनकम जो है मैं कंसीडर कर रहा हूं क्या, 300 रुपए। मेरी बात समझे? क्लियर है? अब यहां पर आप देखेंगे, अब क्या करता है मिलर, आपको पता है कि इस वीट को लेकर के वो क्या ही करेगा, वो इसको जो है फ्लोर में कन्वर्ट करता है, आटे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? और ये यहां पर इसके लिए, इस मिलर के लिए वैल्यू इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, इसके लिए ये जो खरीद के लाया, इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट इस किसान के लिए जो है, इस किसान के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट, सॉरी इस मिलर के लिए कितने में कॉस्ट पड़ा, इसको 300 रुपए का पड़ा। और इसने क्या किया, इस मिलर ने जो है एक बेकर को, एक बेकर है, इसने इसको आटे में कन्वर्ट करा 300 को ला करके, और इस बेकर को इसने क्या करा, इस बेकर को इसने बेच दिया 500 रुपए में, या फिर मान लीजिए चलिए 800 रुपए में। तो जनरली किसान कम कमाता, बाकी तो सब उससे ज्यादा ही कमाते हैं।
तो एक बेकर को इसने बेचा कितने में, 800 रुपए में बेच दिया। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, इस मिलर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, ये मिलर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना रहा इसके लिए, 800 रुपए। तो वैल्यू एडिशन कितना करा इसने, वैल्यू एडिशन कितना करा, ये खुद लेकर के आया था 300 में और इसको आटे में कन्वर्ट करके इसने क्या करा, 800 में बेच दिया। तो यहां पर आप देखेंगे 500 रुपए इसने वैल्यू एडिशन करा। तो यहां पर मैं मान सकता हूं कि इस मिलर के यहां पर जो इनकम जनरेट हुई है वो 500 रुपए हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इनकम 500 मिलर ले गया, उसके एम्प्लॉय है जो भी है, बस इस मिलर के यहां पर, इसको हम कौन सा सेक्टर कहते हैं, इस मिलर को हम कहेंगे यहां पर सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वो सेक्टर जहां पर हम नेचुरल चीजें ला करके जो हमें कुदरत से मिलता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, फैक्ट्री, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। मेरी बात समझे, क्लियर है। तो यहां पर क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन हुआ वो कितना हुआ, वो 500 रुपए। तो प्राइमरी सेक्टर में 300 रुपए कमाया गया, सेकेंडरी सेक्टर में 500 रुपए कमाया गया। तो यहां पर मैं बेकर्स इनकम की यहां पर मैं मिलर की इनकम की बात करता हूं। पहले मिलर्स इनकम कितनी है, इसकी इनकम 500 रुपए है। तो अब तक इतनी जो है इनकम हो चुकी है। लेकिन ये बेकर भी शांत नहीं बैठता है, इसको क्या करता है, वो ब्रेड में कन्वर्ट करता है। इसको क्या करता है, वो इसको ब्रेड में कन्वर्ट कर देता है और ब्रेड में कन्वर्ट करके इसी चीज को कितने में बेच देता है, इसी चीज को 1000 रुपए में बेच देता है। क्लियर है। तो बात करते हैं एक बेकर के लिए, एक बेकर के लिए वैल्यू एडिशन कितना हुआ, इसके लिए वैल्यू एडिशन कितना रहा, इसके लिए वैल्यू एडिशन जो रहा वो 1000, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 है और इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, 800, क्योंकि 800 में तो लेकर के आया था पीछे से और इसने क्या करा, 1000 रुपए में बेच दिया। बात समझे। तो इसकी जो यहां पर इनकम हो गई है इस बेकर की, जो किसने ब्रेड बेचा और ब्रेड किसको बेचा, कस्टमर को बेचा, तो इसने यहां पर कमा लिया 200 रुपए कमा लिया, 200 रुपए इसकी इनकम हुई बेकर की। क्लियर है। जो कि कस्टमर को पे करा है तो थर्ड सर्विस सेक्टर में चला गया ये चीज। 3 सेक्टर ले ली मैंने, प्राइमरी सेक्टर की इनकम, प्राइमरी सेक्टर में कितनी इनकम जनरेट हुई है 300, एंड सेकेंडरी सेक्टर में कितनी इनकम जनरेट हुई है 500। और यहां पर मैं बात करता हूं कि अब जो है कंज्यूमर या फिर ये बेकर जिसने की सीधा सर्विस सर्व करी है और इसकी इनकम कितनी हुई 200 रुपए। मेरी बात समझे, क्लियर है। अब क्या हुआ, अब देखते हैं कि तीनों सेक्टर में कितनी इनकम जनरेट हुई। तीनों सेक्टर में जो है यहां पर देखते हैं कि 1000 रुपए इनकम जनरेट हुई। मेरी बात समझे। तीनों सेक्टर में कितनी इनकम, तीनों लोगों ने कितना कमाया, फार्मर ने कमाया 300, मिलर ने कमाया 500 और बेकर्स ने कितना कमाया, बेकर्स ने कमाया 200 रुपए। तो तीनों सेक्टर ने अपनी इनकम कितनी अर्न करी है, तीनों सेक्टर ने इनकम जो है वो 1000 रुपीज अपनी तो मिला करके 1000 रुपए अर्न करी है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या रहा फाइनली, अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे या फिर आप कह दीजिएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना रहा, एक्सपेंडिचर कितना हुआ किसान का, सॉरी इस कंज्यूमर का 1000 रुपए। तो आपको पता है कि जो अंतिम वस्तुओं की जो कीमत होती है या फाइनल गुड्स की जो प्राइस होती है, जो खर्च कर रहा है 1000 रुपए, इसके खर्चे तीनों की इनकम को इंक्लूड कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए इससे पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड में किसी का एक्सपेंडिचर लोगों की इनकम बनती है। इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंस को ले लो या फिर आप वैल्यू एडिशन मेथड ले लो, इनकम सेम जनरेट हो रही है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। पर फिर भी जब दोनों से सेम जनरेट हो रही है तो सवाल यह है कि हम वैल्यू एडिशन मेथड को बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं। देखिए गड़बड़ क्या हो जाता है नेशनल इनकम गिनने में, जब आप क्या लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं, आप जब आप फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं तो कई बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कई बार क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने फार्मर के जो है इनकम क्या ले ली, गलती हो जाती है कि फार्मर 300 रुपए हो गया, क्लियर है। और यहां पर जो है मिलर को बेचा और मिलर ने बेकर को कितने बेचा 800 रुपए। तो यहां पर हम 800 रुपए भी ले लेते हैं, पूरी इनकम ले लेते हैं ना कि वैल्यू एडिशन ले लेते हैं। और ब्रेड कितने का बना 1000 रुपए का, तो भैया ये आपके पास में 1800 300 आपके पास में 2100 रुपए तो इनकम जनरेट हुई नहीं ना। या किसी भी जगह पर जाकर के अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब कि आपको पता ना हो कि ये फाइनल गुड्स है, आप इंटरमीडिएट गुड्स को ही फाइनल गुड्स ले लो। अगर आप, मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट सिचुएशन में अगर आप उसका फाइनल कंसीडर कर लोगे तो आपको पता है कि नेशनल इनकम जो है ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी, ज्यादा दिखाई जाएगी, ज्यादा आएगी। जबकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम होते हैं।
क्यों? क्योंकि आप हर एक सेक्टर पे जाकर के वहां की वैल्यू एडिशन पकड़ते हो, हर सेक्टर पे जाके उसकी वैल्यू एडिशन पकड़ते हो, हर सेक्टर पे जाके उसकी वैल्यू एडिशन पकड़ते हो। तो यहां पर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि यहां पर गलती होने की पॉसिबिलिटीज कम रहती है। और बेस्ट मेथड क्या है आपके पास में? बेस्ट मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। मेरी बात को समझिएगा, अगर समझ गए होंगे, दिस मेथड इज द यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेसेस ऑफ द प्रोडक्शन। डिफरेंट फेसेस ऑफ द प्रोडक्शन मींस प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and service sector. The circular flow, it shows the contribution of the value added of each producing units the process. Every individual enterprises add certain value to the products which it's purchased from the some other firm as the intermediate goods. हर एक फर्म जो है एक वैल्यू ऐड करता है, जबकि वो खरीद करके किसी न किसी कोस्ट पर पीछे से वो लेकर के आता है। When value added by each and every individual firm is summed up, सभी इंडिविजुअल फर्म की वैल्यू एडिड को समड अप करेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम। भैया बताओ मेरी बात समझ में आपको आई या नहीं आई? क्लियर है? क्लियर है जी? कोई डाउट? अगर आप फार्मर का आप इंटरमीडिएट कॉस्ट भी ले लेंगे तो किसी की तो इनकम बनेगी, तो आप वहां पर भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप फ्री में नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अगर आप यहां पर फार्मर का भी अपना जो है कुछ आप करेंगे, कहीं ना कहीं से तो जीरो से स्टार्ट होती है चीजें, कहीं ना कहीं से जीरो से जरूर स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, फार्मर बीज लेकर के आया, बीज कहां से आया? क्लियर है? कोई तो ऐसा होगा जिसको चीजें, क्योंकि देखिए सब चीजें हम बना रहे हैं, लेकिन सारी चीजें कहां से आ रही है? कुदरत से आ रही है। कोई भी चीज आप देख लीजिएगा, आप कपड़ा पहन रहे हैं कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, ये हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। अंतिम छोर पर कोई जरूर ऐसा होगा जो कि जीरो में उसको कुदरत से चीजें मिल गई हैं। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्या तो समझ में आया? अब हम बात करते हैं क्या, वैल्यू एडिड मेथड इज आल्सो नोन एज, देखिए इसको अलग अलग मेथड से कहते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा पेपर में। इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, क्लियर कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। ये सारे इसके अपने नाम है, इन नामों का आप ध्यान रखिएगा, पेपर में ट्विस्ट हो जाएगा, आप सोचेंगे कहां से आ गया सवाल। एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट ऑफ द वैल्यू एडिड, सपोज अ बेकर नीड्स ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड, he purchased flour as the input worth rate 500 रुपए from the miller, and then by the virtue of its activities converts the flour into the bread and sells the bread for it the 700 rupees। तो 200 रुपए क्या हुआ? इस बेकर की इनकम होगी। फ्लोर इज एन इनपुट, जो भी इनपुट होता है इसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, एंड इट्स वैल्यू ऑफ द रेट 500 रुपीज। क्लियर है? और इसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहेंगे। एंड ब्रेड इज द आउटपुट एंड इट्स वैल्यू ऑफ द रेट 700 रुपीज, वैल्यू ऑफ द आउटपुट। क्लियर है जी? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज टर्म्ड एज द वैल्यू एडिड। इट मींस दैट द बेकर has added a value of the 200 rupees to the total flow of the final goods and services in the economy. Value added by each producing enterprises is also known as the gross value added at a market price। देखिएगा इसको, इसमें क्या कह रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये कह दो या फिर आप कह दो इसको जीडीपी एट एमपी, बात एक ही है। बात समझे? कोई भी फर्क नहीं है। ये बात समझ में आया नहीं है आपको? तो जी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट एमपी, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है जी? अब व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन? मैंने अभी एग्जांपल से क्लियर कर दिया आपको कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसे कहते हैं। यूज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टर्म एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड एक्सपेंडिचर ऑन द देम इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इफ द गिवन एग्जांपल। वो मैं एक एग्जांपल लिया हमने, अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। चलिए कुछ अवेयरनेस। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन द फॉलोइंग। अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उससे पहले आप समझिएगा, आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट, आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे कुछ केस दिया हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 1200 रुपीज एंड इंपोर्ट इज 300 रुपीज। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका आ गया तो इसमें मतलब सब कुछ आ गया है। इंपोर्ट, परचेज, डोमेस्टिक परचेज, इंपोर्ट मतलब खरीदारी। मैं एज अ दुकानदार मैं चीजों को खरीद के लाता हूं, फिर मैं बेचता हूं। तो जो मेरी सारी खरीदारी, चाहे वो विदेशों से खरीद के ला रहा हूं, चाहे अपने देश में से खरीद के ला रहा हूं, चाहे रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, सारी खरीदारी को मैं क्या कहता हूं?
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जब आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 1200 ना कि 1500। एज इंपोर्ट आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लियर है ना। अगर ये होता यहां पर कि डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो फिर मैं इंपोर्ट को भी ऐड करके 1500 लेता, लेकिन सिर्फ यहां पर क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यहां पर मुझे इंपोर्ट को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें क्या है सब कुछ शामिल है। ध्यान रखिएगा, मैं सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स को लिख रखा है मैंने। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक फॉर्म, अब देखिएगा फ्रॉम द डोमेस्टिक फॉर्म है ना, तो विदेशों से जो हमने खरीद के लाए हैं जो कोस्ट आया वो तो हमने लिया ही नहीं है, तो यहां पर इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी और इंपोर्ट आपका 100 रुपीज है, तो यहां पर 600 रुपीज आपका क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। बात समझे, क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया इसने क्या डोमेस्टिक, अगर ये डोमेस्टिक वर्ड नहीं होता तो मैं यहां पर 100 को कंसीडर नहीं करता, 500 में ही ये इंक्लूडेड होता। ठीक है जी, इंपोर्ट आर इंक्लूडेड एज इट इज द स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट द परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल इज फ्रॉम द डोमेस्टिक फर्म। ठीक है जी, केस 3 परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिस वन एंड इंपोर्ट इज द 200 रुपीज, तो यहां पर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर डोमेस्टिक बोलेगा तभी आप इंपोर्ट लोगे, मेरी बात समझे, अगर डोमेस्टिक नहीं बोल रहा है तो ये आपका ऑल ओवर क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 1000 रुपीज। क्लियर है जी, ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है। तो यहां पर आपको एक बात क्लियर आ गई, क्या क्या क्लियर हुआ अभी तक आपको, ये कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू आपका डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू आपका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, और आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट। ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है, कोई डाउट। अब देखिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, जाहिर सी बात है मैं पेन लाता हूं, कितने में लाया, वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कितने में बेचूंगा, जो कस्टमर को बेचूंगा, ये मेरा जिसको भी बेचूंगा मैं, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। तो क्या कहता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एट द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ ईयर, एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो मार्केट वैल्यू है। एग्जांपल लेते हैं, व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन इकोनॉमी ईयर द वैल्यू ऑफ द आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स। When the entire output is not sold in a accounting year, then the unsold stock is added to the value of sales. Unsold stock is the excess of the closing stock over the opening stock. It means change in stock. क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कह रहा है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये पूरा का पूरा आपका बनता है, पूरा ही बनता है। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हो तो उसको जीरो कंसिडर कर लेंगे आप, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और सेल्स क्या होता है, चेंज इन स्टॉक तो पता है क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, पहले पढ़ चुके हैं। पर सेल्स क्या होता है, सेल्स आपके पास में होता है, सेल्स क्या होता है, वही डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ये होता है सेल्स। बात समझे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स क्या होगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर आपको सिर्फ सेल्स दिया हुआ है तो मतलब कि उसमें आपको एक्सपोर्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बात समझे। और वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया आपको, तो आपको ना तो किसी सेल की नीड है और ना ही आपको चेंज इन स्टॉक की नीड है। हाँ जी, इफ कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड द वैल्यू आउटपुट द, देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वांटिटी इनटू प्राइस, जाहिर सी बात है कि कितनी वैल्यूज है, चेंज इन स्टॉक। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं, एक्सपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। यहां पे एक केस ले रहा है क्या, कि मैन्युफैक्चरर 1000 पेयर्स ऑफ शूज एनुअली एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ द 500 रुपीज पेयर। जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे
कि क्वांटिटी और इनटू प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ आपके पास में आउटपुट मिल जाएगा कितना, 50,000। ठीक है जी। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एग्जांपल के लिए। सेल्स कितना है, तो क्या एक्सपोर्ट लेने की नीड है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल होता तब मैं एक्सपोर्ट लेता, बट जब सेल्स है तो उसमें सब कुछ शामिल है, तो 2,000 रुपए ही इसका क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। क्लियर है। केस 2, डोमेस्टिक सेल्स 700 रुपए और एक्सपोर्ट है तो लेने की जरूरत है, 900 रुपए हमारा होगा टोटल, क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब यहां पर कुछ केसेस है, उस केस को आप समझिएगा। अब वही बात कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी। प्राइमरी सेक्टर, अब प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर को माइनस करोगे तो वैल्यू एडिशन इन प्राइमरी सेक्टर आएगा, इस बात को समझिएगा। क्लियर है जी। सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो वैल्यू एडिशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आएगा। मैंने एक एग्जांपल से क्लियर करा है इस बात को। और तृतीय सेक्टर सर्विस सेक्टर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सर्विस सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सर्विस सेक्टर, तो आपके पास वैल्यू एडिशन सर्विस सेक्टर आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दोगे आप तो जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये वही बात कर रहा है वैल्यू एडिड मेथड में, क्या बात कर रहा है उसको भी देख लेते हैं जरा, कि ग्रॉस वैल्यू एडिड आप प्राइमरी सेक्टर का ले लो प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिड आप सेकेंडरी सेक्टर का ले लो और ग्रॉस वैल्यू एडिड आप थर्ड सेक्टर का ले लो, तो इससे आपके पास तो क्या आ जाएगा, आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। फिर वही बात है कि इसमें से अगर आप डैप माइनस कर दोगे तो एनडीपी हो जाएगा, और इसमें से फिर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो फिर ये फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, और इसमें जब आप एनएफआई ऐड कर दोगे तो फिर ये एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम हो जाएगा। मेरी बात समझे, वो तो चीज आपको ऑलरेडी पहले बताई गई है, तो आप तो चीजें थोड़ी सी फास्ट तरीके से ही होंगी। एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप पहले इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तीनों प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन पकड़ना है। वैल्यू एडिशन इन प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, वैल्यू एडिशन इन सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडिशन इन थर्ड सेक्टर। हेलो, हाँ बोलो। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा है मैंने इसको। सर ये फिफ्थ क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो भी लिखा है सर वो सब समझ नहीं आ रहा क्या। ये सर ये नहीं जिसमें आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में जिसमें सेकेंडरी सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर था सब ऐड हो रहे थे जिसमें ये सर। हाँ जी। देखिएगा, आपको सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर पे जाना है और प्राइमरी सेक्टर पे आपको वैल्यू एडिशन देखना है। ठीक है, वैल्यू एडिशन कहां देखना है आपको, प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर पे ये कैसे देखोगे आप, ये आप देखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर, तो आपको प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या रहा, कितने में बेचा गया और उसको खरीदा कितने में, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका वैल्यू एडिशन इन प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा। सेम अब आप सेकेंडरी सेक्टर पे आ जाओगे तो सेकेंडरी सेक्टर में वो चीजें मेंशन होगी, लिखी हुई होंगी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी, ये चीजें लिखी हुई होंगी, तो आप सेम चीज आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू एडिशन इन सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है जी। क्लियर है। और यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में वैल्यू एडिशन इन सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा और सेम आप जो है थर्ड सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन आप निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन थर्ड सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ थर्ड सेक्टर। तो तीनों सेक्टर का जो वैल्यू एडिशन है ना, जैसे कि मैंने इससे पहले करा था, क्या तीनों सेक्टर का जो मैंने वैल्यू एडिशन करा था, मैंने करके इसलिए पहले दिखा दिया था ना आपको, ताकि ये वैल्यू एडिशन फर्स्ट सेक्टर का,
वैल्यू एडिशन सेकेंडरी सेक्टर का एंड वैल्यू एडिशन थर्ड सेक्टर, तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को मैं जोड़ दूंगा, तो जो मेरा ये रिजल्ट आएगा ये मेरा आएगा जीडीपी एट एमपी आएगा, जीडीपी एट एमपी आएगा, या फिर आप इसको कह सकते हो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी, तीनों को जोड़ देंगे तो। जैसे कि यहां पर एक सवाल है, अब सवाल है मेरे पास में, मुझसे पूछ क्या रहा है ये, हमसे ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये तो प्राइमरी सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडिड दिया हुआ है 1600, एडिड वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, वो तो कैलकुलेट करके दे रहा है। ग्रॉस वैल्यू एडिड इन सेकेंडरी सेक्टर ये भी दिया हुआ है आपका 2500, ग्रॉस वैल्यू एडिशन तो दिया हुआ डायरेक्ट, ग्रॉस थर्ड सेक्टर दिया हुआ 1200, तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास पे 6 5 11, 11 और 2 13 और 1 और 2 और 2 4 और 1 5, 5300 मेरे पास में क्या आया, जीडीपी एट एमपी, या फिर आप बोल दीजिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ एमपी, ये कितना है मेरे पास में 5300 आया। ठीक है जी, करोड़। अब मुझसे पूछ रहा है नेशनल इनकम, तो मैं नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी निकालना है और मेरे हाथ में है जीडीपी एट एमपी। तो आपको पता है कि फर्स्ट लेटर को चेंज करने के लिए डेप का यूज करते हैं, तो फर्स्ट लेटर में हमारा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी डेप से होगा, तो इसमें डेप होता है नहीं, तो माइनस क्या कर दोगे, डेप कर दोगे। ठीक है, सेकंड लेटर कभी भी चेंज करते हैं तो हम एनएफआईए से चेंज करते हैं, और रिक्वायरमेंट है तो इसमें एनएफआईए होता है ना, तो प्लस हम एनएफआईए कर देंगे। ठीक है, और फोर्थ लेटर को चेंज करने के लिए एनआईटी का यूज होता है, तो इसमें एनआईटी होता है नहीं होता, तो माइनस क्या कर देंगे, एनआईटी कर देंगे। तो बस अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5300 जो मेरे पास में जीडीपी आया, इसमें माइनस डेप। डेप कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है डेप के बारे में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन डायरेक्ट दिया हुआ है हमारे पास पे, डेप्रिसिएशन 500 है, तो इसमें से मैं 500 माइनस कर देता हूँ, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आपका 100 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 100 ऐड कर रहा हूँ, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी मुझे दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 700, तो मैं माइनस कर देता हूँ 700। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरे पास में देखूंगा तो मेरे पास में ये हो गया 5400 और माइनस 1200, तो 5200 माइनस 2, तो क्या हुआ 4200 करोड़ मेरा नेशनल इनकम आ गया। भैया बताओ समझ में आपको आया या नहीं आया, बताइए जरा। क्लियर है जी, अब कुछ चीजें हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम। अब मुझे कोई बच्चा मुझे बताएगा आप में से कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं, बताएंगे कोई बच्चा कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में क्यों नहीं करते। भैया ये जब एक होलसेलर की दुकान पे पड़ा हुआ था ये 8 रुपए का, हाँ जी सचिन जी, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में क्यों नहीं काउंट करते हैं। सर क्योंकि फिनिश गुड जब आएगा तो उसको तो इंक्लूड करेंगे, तो इंटरमीडिएट में भी अगर वो इंक्लूड होगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वही वाली बात है कि जब ये पेन होलसेलर की दुकान में 8 रुपए का पड़ा हुआ था तो वहां भी आपने नेशनल इनकम में गिन लिया कि 8 रुपए की इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, और जब 10 रुपए में मैंने कस्टमर को बेचा तो इसी पेन को आपने फिर से काउंट कर लिया, 10 रुपए का आपका फाइनल गुड्स आपका हुआ है, तो 18 रुपए की आप इनकम लेके बैठे हो, जबकि एज अ कस्टमर ने 10 रुपए पे करा, मैंने 2 रुपए रखा, 8 रुपए उसने 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 तो सबकी इनकम 10 रुपए बनी है, लेकिन आप 18 रुपए कह के बैठ रहे हो, तो नेशनल इनकम ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए नेशनल इनकम के अंदर हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को वैल्यू को नहीं रखते हैं, हम फाइनल गुड्स को रखते हैं। इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड में हम पढ़ रहे थे बार बार कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स, बात समझे नहीं समझे, क्लियर है, बिल्कुल सही। अब सेल्स एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूड, सेकेंड हैंड गुड्स को इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि जिस ईयर इसका प्रोडक्शन हुआ था ये उस ईयर नेशनल इनकम के अंदर काउंट था। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं उसकी वैल्यू क्या है। इनकम तो हो गई किसी की, कोई कबाड़ी वाला है वो खरीद रहा है उसकी इनकम हो गई, जिसने बेचा किसी की इनकम हो गई, क्लियर है, बस वो किसी एक इंडिविजुअल की इनकम हुई है, वो पूरी चेन नहीं बनी है।
तो वो ऑलरेडी इसका जो है जब हमने काउंट कर लिया था, जब ये जिस साल इसका प्रोडक्शन हुआ था। क्लियर है? अब दोबारा ऐसे तो हम अपने नेशनल इनकम गिनते रहेंगे, इस साल के प्रोडक्शन को अगले साल के ऐड कर देंगे, नहीं। अब 2023 का नेशनल इनकम निकालेंगे, 2023 के फाइनेंशियल ईयर में कितना हमारे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, उसके वैल्यूज को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये कह रहे हैं एज दे वर इंक्लूड इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड एंड डू नॉट एडेड टू करंट फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकेज ऑन सेल्स और परचेज ऑफ such goods will be included in the national income as it is the productive service। क्लियर है? हाँ, अगर जैसे कि कोई सेकंड मकान, कोई डीलर है, कोई घर दिला देता है सेकंड, दूसरा बनाया मकान, तो उस डीलर की इनकम को नेशनल इनकम के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि वो सर्विस तो इस साल प्रोड्यूस हुई है ना उसकी। क्लियर है? लेकिन उस मकान की कीमत को नहीं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अब भैया आप खुद के कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज दे रहे हो उसको नेशनल इनकम के अंदर शामिल नहीं करते। किसान ने खेत में अनाज उगाया, क्लियर है, खुद को सर्विस दे रहे हो आप, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं है, सर्व नहीं हुआ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। जैसे कि कोई किसान है, उसने अनाज उगाया और खा लिया, इसको तो हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल करेंगे, बट सर्विसेज को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अब मेरे घर में मान लीजिए, या आपके घर में एक छोटा बच्चा है, भतीजा है, उसको आप सर्विस दे रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, ये कोई राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है, सेल्फ सर्विस को नहीं काउंट करते हैं। इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अब देखिएगा क्या है, मेरा अपना खुद का मकान है और मैंने अपने मकान को क्या करा, स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया, क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है जी? तो ये ऐसा होगा कि इस मेरे मकान को एक नेशनल इनकम के अंदर इसको शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी इसमें इन्वेस्ट की है। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड, जैसा आपने भी देखा है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब वही मैंने एक एग्जांपल लिया था, जो कि पहले वही चीजें आ गई आपके। ये एग्जांपल लिया था मैंने मिलर का, फार्मर का, तो ये आपका जो कंजम्पशन हो गया था, वही एग्जांपल है, कुछ इसमें नया नहीं है। और अगली क्लास में हम इससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ये, और नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि इसको मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद कुछ ज़्यादा रहता नहीं है हमारे पास में। फिर हमारे पास में बचता है डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये कुछ चीज़ें हमारे पास में चीज़ें बचती हैं अभी, जिसमें एक एक क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें ईजिली कवर हो जाएंगी। एक क्लास में दो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, तो हम जल्दी से कवर करेंगे। बट आप ये मत सोचिए अभी पहला चैप्टर चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी कवर हो रही हैं।